Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? No voice. Clear है. So audio video is clear. So the last class we were discussing about concrete. कंक्रीट की डिस्कशन चल रही थी. कंक्रीट के अंदर हम बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट. क्लासिफिकेशन हमारी कंप्लीट हो गई थी. मैन्युफैक्चरिंग में भी मैंने आपको बता दिया था बैचिंग. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट बैचिंग कर ली थी, मिक्सिंग कर ली थी, प्लेसिंग कर ली थी, ट्रांसपोर्टिंग कर ली थी. तो लास्ट हमारा प्लेसिंग था. प्लेसिंग बता दिया था. नंबरिंग कैसे डाल रहे थे? हाउ द नंबरिंग वाज बीइंग डन? 1 2 3 4 1 2 3 4 4. Next of the operation is termed as compaction. Next of the operation is termed as compaction. तो बात कर रहे थे हम कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग की. सबसे पहले हम कंक्रीट को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स को मेजर करेंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे, ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएंगे और अप्लाई कर देंगे. जब आपका कंक्रीट अप्लाई हो गया उसके बाद उसकी कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो जाएगी. अब कॉम्पैक्शन का पर्पस क्या होता है? The purpose of the compaction is to remove the entrapped air which is present in the voids of the concrete. The purpose of the compaction is to remove the entrapped air which is present in the voids of the concrete. Clear है चीज? कौन सी एयर? entrapped air. हमारा जो एडमिक्सचर था वो कौन सी एयर को लेके आता है कंक्रीट के अंदर? वो कंक्रीट कौन सी एयर को लेके आता है कंक्रीट के अंदर? entrained air. फर्क है दोनों बातों के अंदर. इसलिए उनका नाम क्या था? एयर entraining admixture. ये कौन सी है? एंट्रैप्ड एयर है. तो फर्क है दोनों बातों में. क्लियर है? ध्यान रखना. तो पीछे जब बोल रहे थे कि सर कि जब हम कॉम्पैक्शन करेंगे ये वाली एयर तो बाहर निकल जाएगी, नहीं जाएगी भाई एयर. तो कॉम्पैक्शन करके हम किसको हटाते हैं? एंट्रैप्ड एयर को हटाते हैं. और वहां जवाब नहीं दिया था मैंने. अब जवाब नहीं दिया था इसका मतलब वहां पर सेंस नहीं बनता था. वो अपने आप आगे कवर हो जाएगा. तो एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर इंट्रेन्ड एयर को लेके आता है कंक्रीट के अंदर, और यहाँ पर जो इंट्रैप्ड है वो हम एयर को बाहर निकालते हैं. फर्क है दोनों में. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. क्लियर चीज? अब जैसे ही हमने इंट्रैप्ड एयर को बाहर निकाला, हमारा जो कंक्रीट है वो ज्यादा होमोजीनियस हुआ, ज्यादा डेंस हुआ. उसकी स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी. इट्स स्ट्रेंथ विल इंक्रीज. अगर आपने कॉम्पैक्शन प्रॉपरली नहीं करी और 5 से 10% हवा भी छोड़ दी अंदर, कौन सी? इंट्रैप्ड एयर छोड़ दी, जो स्ट्रेंथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है 30 से लेके 60% तक. सो इफ इवन 5 to 10% ऑफ द इंट्रैप्ड एयर is left in the concrete and is not removed due to improper compaction, the strength of the concrete will be reduced by 30 to 60%. इसका मतलब आपने सारी चीज सही करी. मतलब आपने कंक्रीट जिस ग्रेड का बनाना था उसी ग्रेड का बनाया, सीमेंट भी उतना ही यूज किया, एग्रीगेट भी वैसे यूज किया, पानी भी उतना ही डाला, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे भी कोई इशू नहीं हुआ, प्लेसिंग भी आपने प्रॉपरली कर ली. कॉम्पैक्शन में आके आपने ढील छोड़ दी. अभी ऐसी चीज है जिसको पकड़ भी नहीं पाओगे आप. एक ऐसी चीज है जिसको पकड़ भी नहीं पाओगे पर आपकी स्ट्रेंथ आधी कर देगा ये स्ट्रक्चर. योर स्ट्रक्चर फिर स्ट्रेंथ इज रिड्यूस बाय 30 to 60%. तो कुछ बचा ही नहीं. कहने का मतलब है सिग्निफिकेंस क्या है इस पॉइंट की? बहुत ही ज्यादा है. इट्स सिग्निफिकेंस इज वेरी हाई. क्लियर चीज? अगर मेजर कैसे करेंगे? देखो अभी पीछे बताया था कि आज से 3 दिन पहले वाला जो पॉइंट है वो अभी आके कवर हुआ. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस की कॉम्पैक्शन कैसे करते हैं? हाउ टू कैरी आउट द कॉम्पैक्शन. कॉम्पैक्शन करने के खूब सारे तरीके हैं. देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल टू कैरी आउट द कॉम्पैक्शन ऑफ द कंक्रीट. एक एक करके सारे उठा लेंगे. कौन सा मेथड कहाँ सूट करता है उसको भी बीच में डिस्कस कर लेंगे. दैट आल्सो विल डिस्कस इन बिटवीन. तो पहला पॉइंट जो बोलते हैं कॉम्पैक्शन करते क्यों है? सो विल से इट इज द प्रोसेस ऑफ removal of entrapped air from the voids of the concrete. From the voids of concrete. From the voids of the concrete. And to obtain homogeneous dense mass
of uniform strength. Of uniform strength. So it is the process of removal of entrapped air from the voids of the concrete to obtain the homogeneous dense mass of uniform strength. तो ये हमारा पर्पस है कॉम्पैक्शन का. नेक्स्ट जानकारी दी आपको, if due to improper compaction, if due to improper compaction even 5 to 10% of 5 to 10% of air voids are left, 5 to 10% of air voids are left in concrete, its strength is reduced by, its strength is reduced by, its strength is reduced by 30 to 60%. 30 to 60%. उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है कितनी, 30 से लेकर 60%. क्लियर है. नेक्स्ट कॉम्पैक्शन कैसे करते हैं. इट कैन बी डन, it can be done by any of the following methods. By any of the following methods. So it can be done by any of the following methods. अब कौन कौन से मेथड है, ऊपर 1 2 3 4 5 लिखा ना. ए, पहला हैंड रोडिंग, अगर पिक्चर मिलती जाती है तो शेयर करते जाना. दूसरा हाई प्रेशर और शॉक. तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन, इसको स्पिनिंग भी बोलते हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन और स्पिनिंग. नेक्स्ट मैकेनिकल वाइब्रेशन, ABCD. सो मैकेनिकल वाइब्रेशन, जैसे कौन कौन सा वाइब्रेटर यूज कर सकते हो आप, इमर्शन वाइब्रेटर और नीडल वाइब्रेटर. नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल और शटर वाइब्रेटर. नेक्स्ट है एक्सटर्नल और शटर वाइब्रेटर. नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस वाइब्रेटर. और लास्ट है हमारे पास वाइब्रेटिंग टेबल. देखो सारे कंपोनेंट्स चेक. तो हमने बोला भैया कैसे करोगे आप कॉम्पैक्शन. कॉम्पैक्शन करने के बहुत सारे तरीके. पहला तरीका है हैंड रोडिंग. अब मैनुअली क्या करते हैं, रॉड लेते हैं हाथ में और कॉम्पैक्ट करना चालू कर देते हैं कंक्रीट को. जनरली इस मेथड को कहाँ अडॉप्ट करते हैं, जनरली इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं जहां पर जो कन्वेंशनल तरीके हैं कॉम्पैक्शन के वो काम नहीं कर पाए. जैसे बहुत फंसी हुई जगह है, जैसे एग्जांपल बेसमेंट की वॉल. अब बेसमेंट की वॉल है बहुत ही कंजेस्टेड होती है, कोई डिवाइस जा ही नहीं पाएगा वहां पे. तो कोई डिवाइस नहीं जाएगा, फिर वही रीइंफोर्समेंट बार पड़े रहते हैं, वो रीइंफोर्समेंट बार लेके जाते हैं, उसी से कॉम्पैक्शन कर देते हैं. तो मैनुअल कॉम्पैक्शन होगी यानी हैंड रोडिंग. नेक्स्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ द हाई प्रेशर और शॉक. तो हाई प्रेशर और शॉक लगाया. अब ये आप कहाँ कर पाओगे हाई प्रेशर शॉक, ये आप लैब में ही कर पाओगे. दिस कैन बी डन इन द लैब इटसेल्फ. तो लैब में अगर कोई आपको हाई स्ट्रेंथ कंपोनेंट बनाना है, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें हाई प्रेशर शॉक अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन स्पिनिंग. जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट होती है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर जो साइज होता है सेक्शन का बहुत छोटा होता है. इतना छोटा सेक्शन होता है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ स्लीपर. अब सबने रेलवे स्लीपर देख रहे होंगे, बहुत ही छोटे होते हैं. अब उसमें रीइंफोर्समेंट भी होती है और रीइंफोर्समेंट डालने के बाद आपको कॉम्पैक्शन भी करनी है. प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है. क्या किया, कंक्रीट को भरा फॉर्मवर्क के अंदर, फॉर्मवर्क चारों तरफ से बंद करी, घुमा दिया. जैसे घुमाया इट विल बी सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, मास के ऊपर. एग्रीगेट का मास सबसे ज्यादा. तो जो हमारा एग्रीगेट है वो किसकी तरफ खींचेगा, हमारा जो एग्रीगेट है, लेट अस सपोज ये हमारी स्लीपर है, दिस इज अवर रेलवे स्लीपर. इसको पकड़ के घुमा दिया आपने, इसको पकड़ के घुमा दिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस. तो एग्रीगेट तो बाहर की तरफ आ जाएंगे, एग्रीगेट जाएंगे बाहर की तरफ. और जब ये बाहर की तरफ आ रहे होंगे किसको धक्का मारते हुए जाएंगे,
जब ये एग्रीगेट बाहर की तरफ जाएंगे किसको धक्का मारते हुए जाएंगे? हवा को धक्का मारते हुए जाएंगे, तो एयर बाहर चली जाएगी, तो कॉम्पैक्शन हो गई। तो ये भी एक तरीका होता है कॉम्पैक्शन करने का, सेंट्रीफ्यूगेशन और स्पिनिंग। नेक्स्ट इज बाय द यूज ऑफ द मैकेनिकल वाइब्रेटर। ये सबने देख रखा होगा, सबके घरों में यूज होता है ये। सबसे कॉमन वाइब्रेटर है वो नीडल वाइब्रेटर। जब स्लैब की कास्टिंग होती है, कॉलम की कास्टिंग होती है, नीडल वाइब्रेटर, वाइब्रेटर के आगे नीडल लगी होती है, उसको इंसर्ट कर देते हैं। एक्सटर्नल और शटर वाइब्रेटर, इसको यूज करते हैं। जैसे कॉलम है, वो नीडल कॉलम के बॉटम तक जा नहीं पाती, क्या होगा? हनी कॉम्बिंग हो जाएगी। दिखाई थी कल परसों की क्लास में, पानी वाले चैप्टर में दिखाया था, हनी कॉम्ब, नीचे कॉलम में हनी कॉम्बिंग हो गई थी क्योंकि प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं हुई थी। तो कॉम्पैक्शन करने के क्या करते हैं हम, जो फॉर्म वर्क है उसके ऊपर ही वाइब्रेटर लगा देते हैं, यानी शटर के ऊपर ही वाइब्रेटर लगा देते हैं। नेक्स्ट सरफेस वाइब्रेटर, पेमेंट की कॉम्पैक्शन के लिए जो रिजिड पेमेंट बनती है, रोड बनती है, उसके सरफेस के ऊपर वाइब्रेटर चलाया जाता है। वाइब्रेटिंग टेबल, इसको यूज करते हैं जब आपके कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा हो, तो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर पर बहुत सारे हो, लेट सपोज 500 यूनिट है। अब 500 यूनिट में एक एक जाके कॉम्पैक्शन कराऊं पॉसिबल नहीं है, क्या करते हैं 500 यूनिट को टेबल के ऊपर रखते हैं, पूरी टेबल को वाइब्रेट कर देते हैं। तो ये हमारी बात टेबल वाइब्रेटर है। तो जैसी हमारी सिचुएशन है उसके हिसाब से हम वाइब्रेशन यूज करते हैं। हाई प्रेशर के बाद क्या है? शॉक है। तो कॉम्पैक्शन का इम्पैक्ट किसके ऊपर है? सीधा कॉम्पैक्शन का इम्पैक्ट है सीधा स्ट्रेंथ के ऊपर, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। हैंस इट्स इंपॉर्टेंस इज मोर, इसलिए साइड पे भी एक इंजीनियर को लगाना पड़ता है हमें। क्लियर है? फोटो दिखाइए, किसकी फोटो दिखाऊं भाई? मेरी लगी हुई है ना, जब तुम कोर्स पे क्लिक करते हो देख लगी तो होती है फोटो वहां पे मेरी। देखो कोई सा भी कोर्स देखो, ऐप में दिख जाएगी फोटो मेरी। क्लियर है? डन। साफा बाली, भैया ना साफा पहनता हूँ ना बाली पहनता हूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। सो पांचवा ऑपरेशन हो गया हमारा कॉम्पैक्शन। So next of the component is what? Compaction. छठा component. So next is curing. Again very significant. क्यों बोल रहा हूँ बहुत ही significant है? इसलिए significant है कि इसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर है? इसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट है सीधा स्ट्रेंथ के ऊपर। सीधा स्ट्रेंथ खा जाएगा हमारे कंक्रीट की। अब कैसे? पहले तो समझते हैं क्यूरिंग क्या है, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज क्यूरिंग। क्यूरिंग वो प्रोसेस है जिसमें हमने जो पानी मिलवाया है कंक्रीट के अंदर इन ऑर्डर टू कैरी आउट द हाइड्रेशन। इन ऑर्डर टू कैरी आउट दी हाइड्रेशन कब मिलाया था? कौन सी सीक्वेंस थी इसके अंदर? इस ऑपरेशन में कौन सी सीक्वेंस थी वो? दूसरी। बैचिंग करने के बाद क्या करी थी? मिक्सिंग करी थी। मिक्सिंग में आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला दिया था, उसमें पानी भी मिलाया था। पानी क्यों मिलाया गया था? पानी इसलिए मिलाया गया था ताकि वो सीमेंट के साथ रिएक्ट करे और हाइड्रेशन करे, हाइड्रेशन करने के बाद सारी प्रॉपर्टी को इंड्यूस कराए। अब वो पानी जो आपने मिक्सिंग के टाइम पे मिलाया है उसको लॉस होने से मुझे रोकना है। तो वो प्रोसेस जिसमें मैं पानी जो हाइड्रेशन के टाइम पे पीछे मिला के आया हूं उसको लॉस नहीं होने दूं, इसको मैं क्या बोलता हूं? क्यूरिंग बोलता हूं। क्लियर है? फिर करना है इसमें से कुछ भी? तो वो सारे एफर्ट जो आप लगाओगे पानी के लॉस को रोकने के लिए उसको हम क्या बोल देंगे? क्यूरिंग बोल देंगे। दिस विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज क्यूरिंग। चलो क्यों करते हैं भाई? इसलिए तो बताया क्यों करते हैं। क्यों नशा करके बैठते हो क्लास में? वो बोल रहा है क्यों करते हैं।
वाटर टाइम के साथ वेपराइज नहीं करता प्रभु जी, हाइड्रेशन के टाइम पे हीट इवॉल्व होती है, उस हीट की वजह से वेपराइज कर जाता है। ड्यूरिंग हाइड्रेशन हीट इज इवॉल्व्ड, बिकॉज ऑफ दैट वाटर वेपराइजेस। अगर पानी वेपराइज कर गया, हाइड्रेशन पूरी नहीं होगी, मेरे को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी कंक्रीट के अंदर, तो मुझे उस पानी के वेपराइजेशन को रोकना है। तो पानी के वेपराइजेशन के प्रोसेस को रोकने के प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्यूरिंग। दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज क्यूरिंग। क्लियर पूरी कहानी? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि क्यूरिंग मस्ट बी डन एटलीस्ट फॉर 3 days, सो एटलीस्ट फॉर 3 weeks। कम से कम 3 हफ्तों के लिए तो आप क्यूरिंग करोगे। और अगर मजबूरी है, कोई पानी की कमी है, लेबर नहीं है आपके पास, 10 दिन से कम टाइम के लिए तो नहीं करोगे। तो कम से कम आपको 3 हफ्ते के लिए तो करनी चाहिए, 21 दिन का टाइम है, क्यूरिंग करो। पर अगर नहीं कर पा रहे हो तो भैया 10 दिन के लिए तो करो ही करो। क्लियर चीज? इस बात को समझाने के लिए एग्जांपल दे देता हूं। आपने 2 एग्जैक्टली सेम कंपोनेंट बनाए, ग्रेड ऑफ कंक्रीट वही रखा, कॉम्पैक्शन भी वैसे ही करी, प्लेसिंग भी वैसे ही करी, मिक्सिंग भी वैसे ही करी। एक को आपने क्योर किया 1 महीने के लिए, दूसरे को आपने क्योर नहीं किया। जिसको क्योर नहीं किया उसकी स्ट्रेंथ आधी मिलेगी, 50% स्ट्रेंथ गायब। अब देख लो, मतलब आप तो ये बोलोगे सर मैंने तो सब कुछ ही किया, मतलब मैंने कॉम्पैक्शन भी प्रॉपर करी, देखो पिछले वाले में आपने बोला एयर निकाल देनी है तो एयर भी निकाल दी, मैंने ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी यूज किया, सब कुछ हर चीज का ध्यान रखा मैंने, बस क्यूरिंग नहीं करी, आधी स्ट्रेंथ मिलेगी। आपने सब कुछ किया पर उसके बाद जो टेम्परेचर राइज हो रहा था उसकी वजह से पानी वेपराइज कर गया, तो आपने उस पानी की वेपराइजेशन को नहीं रोका, तो सीधा इम्पैक्ट किसके ऊपर है? स्ट्रेंथ के ऊपर है। तो स्ट्रेंथ घटा देगा आपके स्ट्रक्चर की, तो इसीलिए इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। कंस्ट्रक्शन के कितने दिन बाद स्टार्ट करें? कितने दिन बाद क्या भैया, जैसे ही कंस्ट्रक्शन हुई तभी स्टार्ट हो जाएगी क्यूरिंग। हर चीज बता रखी है उसके बाद भी, मतलब डाटा तक दे रखा है। मैक्सिमम हीट कब इवॉल्व होती है? जब मैक्सिमम हीट शुरू में तो इवॉल्व होती है जब C3 हाइड्रेट हो रहा होता है। मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन है ही किसकी? C3 की तो है हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो सवाल पूछना है, पानी में डुबा देते हैं भाई? बिल्कुल नहीं बोला मैंने पानी में डुबा देते हैं, बिल्कुल नहीं बोला क्यूरिंग करने के लिए पानी में डुबाओ, 1000 तरीके हैं क्यूरिंग करने के। क्यूरिंग स्लैब के कितने दिन बाद करते हैं? ये दूसरा आया, क्यूरिंग स्लैब के कितने दिन बाद करते हैं? जब वो गिर जाती है स्लैब उसके बाद क्यूरिंग करते हैं। जब वो गिर जाती है स्लैब उसके बाद क्यूरिंग करना। तो क्यूरिंग पहला पॉइंट, so curing is the process of preventing the loss of moisture, from the concrete, while maintaining the moisture from the concrete। डाल दो भैया कौन सा पानी? जब कंस्ट्रक्शन बनता है तब से ही क्यूरिंग। अरे भाई पहला लाइन ही पढ़ो, पहले लाइन से समझ में आ जाएगा क्यूरिंग का एम क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट एडेड टू कैरी आउट हाइड्रेशन। तो क्यूरिंग का एम है हाइड्रेशन के टाइम पे जो आपने पानी मिलाया हुआ है उस पानी के लॉस को रोकना। अब अपना सवाल पढ़ो, क्या पूछ रहे हो कि सर मैं क्यूरिंग कब से करूं? दूसरा डाटा दे रखा है भैया, पानी लॉस होता है टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ता है हीट के प्रोड्यूस होने की वजह से। कब पूछ रहे हो सर क्यूरिंग कब करूं? अरे भैया जैसे ही हाइड्रेशन स्टार्ट हो गई मेरे को तभी से ध्यान रखना है पानी लॉस नहीं हो। एक दिन का भी वेट कर दिया, मैक्सिमम नुकसान तो आपका पहले दिन 24 घंटे में हो गया। वो पहले 24 घंटे में ये काम कर रहा होता है C3 है।
इस ये तो मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम हीट। इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ ओवर क्यूरिंग? Added to carry out hydration and to maintain. So while maintaining, अभी क्यूरिंग समझ में आई नहीं, पानी डिस्टिल्ड वाटर पे पहुंच गया, एक ओवर क्यूरिंग पे पहुंच गया, मतलब मेरे को ये बात समझ में नहीं आई। मैंने क्यूरिंग का बस एक वर्ड बताया, भैया क्यूरिंग क्या होती है, मतलब सिर्फ एक क्यूरिंग बताइए, बस क्यूरिंग का मतलब ये है। मतलब हजार तरह के डाउट आ गए। मतलब मेरे को ये बात समझ में नहीं है, अगर कोई सीखने आया है, वो एक लाइन सुन के इतने हजार डाउट कैसे प्रोड्यूस कर सकता है वो। और उसके बाद भी बोला है कि भैया एक बार टॉपिक खत्म हो जाए, एक बार टॉपिक खत्म हो जाए, उसके बाद अगर कुछ बच जाता है डाउट तो पूछ लेना। While maintaining the satisfactory condition, टेम्परेचर कंडीशन, ये डेफिनेशन हमारे IS 456 के हिसाब से ही है। दिस इज एज पर IS 456 कि क्यूरिंग प्रोसेस होती क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, क्यूरिंग कितने टाइम के लिए करनी है। सो क्यूरिंग मस्ट बी कैरिड आउट, क्यूरिंग मस्ट बी कैरिड आउट, क्यूरिंग मस्ट बी कैरिड आउट। मतलब अगर मैं लॉजिकली सोचूं, जो अगर पहली बार पढ़ रहा है उसको तो डाउट आ ही नहीं सकता, और जो पहले बार नहीं पढ़ रहा है, इससे पहले बार बार पढ़ चुका है, उसको अभी भी डाउट आ रहा है। उसका रीजन यही है कि भैया शांति से नहीं बैठा जाता। जो पहली बार पढ़ रहा है उसको तो डाउट आएगा नहीं, उस पहली बार में तो बात ही समझ में नहीं आएगी उसको कि क्या बोल गया। 2-3 बार सुनने के बाद तो बात समझ में आएगी। और जिसको एक लाइन बोलने के बाद डाउट आ रहा है, इसका मतलब वो पहली बार पढ़ नहीं रहा, और बार बार पढ़ने के बाद भी उसको ये चीज समझ में नहीं आई। रीजन उसका यही है कि भैया चुपचाप नहीं बैठा जाता, और चुपचाप बैठ के सुना नहीं जाता। अब देख लो किस कैटेगरी में हो। So it must be carried out at temperature of, so it must be carried out, टेम्परेचर बाद में बताते हैं। It must be carried out for at least 3 weeks, for at least 3 weeks, तो कम से कम 3 हफ्तों के लिए। And in no case for less than 10 days, less than 10 days। भैया अगर एक लाइन लिखने के बाद पूरा टॉपिक समझ में आ जाता है, इतने परम ज्ञानी होते तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप पेपर सारे क्लियर हो जाते। अगर इतने ही परम ज्ञानी होते कि एक लाइन पढ़ने के बाद पूरा टॉपिक समझ में आ जाता, जिसको बनने में 100 साल लगे, तो फिर तो सारे पेपर क्लियर कर लेते दुनिया के। तो ये चीज एक्सेप्ट करके चुपचाप बैठ के पढ़ो, भैया सुनना है, हमें सीखना है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, it is carried out at temperature of, so it is carried out at temperature of 5 to 28 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर रेंज में क्यूरिंग कराई जाती है। एंड ह्यूमिडिटी ऑफ 90%, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमिडिटी का। ह्यूमिडिटी का बेसिक मतलब बता देता हूँ क्या होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एयर के कितने परसेंटेज वॉइड्स पानी से भरे हुए हैं। तो अगर मैंने बोला ह्यूमिडिटी 90% है, इसका मतलब हवा के 90% वॉइड पानी से भरे हुए हैं। जब हवा के 90% वॉइड्स पानी से भरे हुए हैं, इसका मतलब वेपराइजेशन कराने में हालत खराब हो जाएगी आपकी। जितना मर्जी जोर लगा लो, जितना टेम्परेचर बढ़ाना है बढ़ा लो, वेपराइजेशन होगी नहीं। क्यों? पानी वेपर बन के कहां जाता है? हवा में आता है।
हवा तो पूरी सैचुरेटेड है, 10% ही तो हवा के वॉइड्स खाली पड़े हैं, बाकी 90% तो भर चुके हैं। और ये वेपराइजेशन को भी देखोगे, ह्यूमिडिटी एवरेज ह्यूमिडिटी है ये। अगर आप सरफेस के पास देखोगे, सरफेस के तो सारे वॉइड्स ही पानी से भरे हुए होंगे, तो आपको वेपराइजेशन मिलेगी नहीं। तो और यही तो मेरा एम था। मेरा एम क्या था? पानी को वेपराइज नहीं होने देना। पानी को वेपराइज नहीं होने देना। देखो ह्यूमिडिटी कितनी बना के रखी हुई है, 90% बना के रखी हुई है। So humidity is 90%. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक तरीका है टू मेंटेन दी ह्यूमिडिटी, इज अ मेथड ऑफ व्हाट? क्यूरिंग। तो क्यूरिंग का मतलब नहीं कि पानी अप्लाई करना है, ये है क्यूरिंग। दिस इज टर्म्ड एज क्यूरिंग। आप टेम्परेचर को बना के रखो, लेट अस सपोज कंक्रीट के अंदर जो टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। आपने बाहर भी टेम्परेचर बना के रखा 25 डिग्री सेल्सियस, कोई वेपराइजेशन नहीं होगी, नो वेपराइजेशन विल टेक प्लेस। क्यों? हीट ट्रांसफर ही नहीं होगा, देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर। तो क्यूरिंग का मतलब ये थोड़ी होता है भाई पानी अप्लाई करना। क्यूरिंग का मतलब तो ये होता है पानी के लॉस को रोकना, और पानी के लॉस को रोकने के 1000 तरीके हैं हमारे पास। देयर आर सेवरल मेथड्स व्हिच आर अवेलेबल। तो 2 तरीके तो यही बता दिए आपको कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके रखो। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, if the concrete is cured, if the concrete is cured for 1 month, its strength is observed to be what? Its strength is observed to be nearly double than that of concrete which is not cured, which is exposed to air. तो ये तो बेसिक जानकारी है हमारे क्यूरिंग की। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ क्यूरिंग। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई हमारे क्यूरिंग की। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, objectives of curing are as follows. Objective of back last point लो। So objective of curing are as follows. अब क्या ऑब्जेक्टिव है क्यूरिंग के? टू इम्प्रूव दी wear resisting quality of the concrete. wear and tear पता है हमें? wear resisting quality of concrete, जरा नाम देना इस प्रॉपर्टी को। इस प्रॉपर्टी को नाम देना, क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को? हार्डनेस, बिल्कुल सही बात है। टू कीप कैपिलरी पोर्स सैचुरेटेड, ये टेक्निकल रीजन बता दिया। कैपिलरी पोर्स सैचुरेटेड टू इंश्योर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, लेट सपोज आपने कंक्रीट के अंदर एक्सेस वाटर डाला। ये एक्सेस वाटर किस फॉर्म में मिलता है हमें? ये वाटर किस फॉर्म में मिलता है हमें? कैपिलरी वाटर। और जब कैपिलरी वाटर वेपराइज हो जाती है, आपके कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। रीजन आपको बता रखा है, एरिया कम हो जाएगा लोड के ट्रांसफर होने का। तो आपको उस कैपिलरी वाटर को लॉस नहीं होने देना, ये पर्पस है क्यूरिंग का। दिस इज द पर्पस ऑफ क्यूरिंग। कम से कम कितने टाइम तक? कम से कम उस टाइम तक जब तक C3S हाइड्रेट नहीं हो जाए। एक बार C3S की हाइड्रेशन हो जाए, उसके बाद जाके करे जो करना है। कम से कम ये टाइम ड्यूरेशन को भी लॉजिकली समझ सकते हो भैया। क्यों रखा है 3 हफ्ते का टाइम? C3S की हाइड्रेशन में कितना टाइम लगता है? इट अंडरगोस हाइड्रेशन विद इन अ वीक और सो, 10 से लेके 15 दिन का टाइम लगता है। इसलिए बोला कम से कम 10 दिन तो आपको रुकना ही है। 3 हफ्ता आइडियल है,
पर कम से कम 10 दिन के लिए तो आपको हाइड्रेशन करनी है, क्योंकि 10वें दिन तक हमारी C3S क्या हो चुकी थी, सफिशिएंटली हाइड्रेट हो चुकी होती है। और अगर C3S हाइड्रेट हो गई, मेरा काम हो गया, मेरे को तो जितनी स्ट्रेंथ चाहिए थी मिल गई, बाकी लॉस हो पानी रहे नहीं रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। सो टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर, from concrete due to evaporation or any other reason, या और कोई रीजन हो हमारा, और एनी अदर रीजन, और भी बहुत सारे रीजन है जिससे पानी लॉस हो सकता है, और एनी अदर रीजन। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव है किसके, क्यूरिंग के। अब सवाल आता है भैया कैसे करें, बहुत सारे तरीके। सो इट कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड। एक दो तो आपने देख रखे होंगे। पहला, शेडिंग ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के ऊपर आपने शेड बना दी, साइकिल खड़ी करते हो शेड में, स्कूटर खड़ी करते हो शेड में, गाड़ी खड़ी होती है शेड में, आप शेड के अंदर जाके खड़े हो तो पेड़ के नीचे, वैसे ही मैंने एक टेम्परेरी शेड बना दिया कंक्रीट के ऊपर। क्या इंश्योर किया इससे मैंने ये इंश्योर किया कि कंक्रीट का टेम्परेचर नहीं बढ़े, सन को कट ऑफ कर दिया। पहले ही अंदर आग उगल रही है, ऊपर से सन भी आ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पानी के वेपराइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पहला तरीका, शेड लगा दी तो एक्सटर्नल कोई हीट का सोर्स नहीं है जा रहा, तो आगे कहाँ है पानी इसके अंदर, तो कोई पानी नहीं है, पर ये तरीका है क्योरिंग करने का, दिस इज द मेथड टू कैरी आउट द क्योरिंग। नेक्स्ट, covering concrete surface with wet gunny bags। बहुत ही अच्छा तरीका। जो वेट गनी बैग्स है, जो बोरी होती है, बोरी को पानी में डाला और क्या कर दिया, सरफेस के ऊपर लगा दिया। पानी में डालने का रीजन क्या है, बोरी को पानी में नहीं डालोगे, डायरेक्टली लगा दोगे तब भी मेरा काम हो जाएगा, पर पानी में इसलिए डाला ताकि वो बोरी क्या नहीं करे, कंक्रीट से पानी नहीं सोख ले। तो बोरी को पानी में डाला और सरफेस के ऊपर लगा दिया, तो क्या करेगी, एक तो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से कट ऑफ कर दिया, दूसरा पानी को बाहर नहीं जाने देगी, टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगी। तो कोई पानी अप्लाई नहीं किया मैंने कंक्रीट के ऊपर, पर तरीका है क्योरिंग करने का। जनरली कहां पर यूज करते हैं, पेमेंट कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो जब रिजिड पेमेंट बनती है, व्हेन रिजिड पेमेंट इज कंस्ट्रक्टेड, उसकी क्योरिंग की जाती है इस तरीके से। तो बहुत ही सस्ता, सुंदर और टिकाऊ तरीका है हमारा। नेक्स्ट मेथड इज स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन कंक्रीट। आप पानी के सरफेस के ऊपर, कंक्रीट के सरफेस के ऊपर पानी का छिड़काव करो। क्या अचीव हुआ इससे, आप कंक्रीट के सरफेस के ऊपर पानी का छिड़काव करो, क्या अचीव हुआ इससे, भाई टेम्परेचर को बढ़ने नहीं दिया आपने, यू आर नॉट परमिटिंग दी टेम्परेचर टू इंक्रीज, तो हम टेम्परेचर को बढ़ने नहीं दे रहे। अब बताओ क्या बोल रहे थे, पानी वानी जो भी बोल रहे थे, अब पूछो। अब मैंने पानी का पॉइंट खत्म किया। कौन था, डिस्टिल्ड वाटर यूज करेंगे, था ना कोई, अभी पूछ रहे थे, भांत भांत के सवाल आ रहे थे। हाउ क्यूरिंग इज डन व्हेन देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर, रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट, आई थिंक इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। पानी की कमी है ना, शेड की कमी है क्या, और ये किसने बोला कि फ्रेश वाटर लगाओ, अब यही बोल रहा हूँ पानी स्प्रिंकल करो, ये फ्रेश वाटर कहां से आया आपके दिमाग में, देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ फ्रेश वाटर, तो आपने बोला फ्रेश वाटर की स्कैरसिटी है, फालतू पानी तो है ना आपके पास, उससे कर लो क्योरिंग, कोई चालान नहीं है उसके ऊपर, कोई जेल में नहीं डालेगा आपको उसके अंदर। तो ये कहां से आया दिमाग में, फ्रेश वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। अब ये क्या भैया, पानी क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, पानी इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ कि कंक्रीट का टेम्परेचर नहीं बढ़े। अब ये डिस्टिल्ड वाटर, फ्रेश वाटर, प्योर वाटर कहां से लेके आते हैं दिमाग में ये चीजें।
हाँ, उससे कंक्रीट पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पानी में ज्यादा सॉल्ट होंगे तो उससे कंक्रीट पे इफेक्ट पड़ जाएगा। ये दूसरा आया है, जब मैं पानी को स्प्रिंकलर करूंगा कंक्रीट के ऊपर तो उससे कंक्रीट में फर्क पड़ जाएगा, सॉल्ट रिएक्ट कर जाएंगे जाके कंक्रीट के इंग्रेडिएंट के साथ। क्या तो जवाब दो इनको। So sprinkling of the water on the concrete surface. जो पानी हाइड्रेशन के लिए मिलाया था वो तो रिएक्ट होता नहीं है, मतलब इसको ऐसे समझ लो, जो पानी हमने मिक्सिंग के टाइम पे मिलाया ताकि ये पानी रिएक्ट करे सीमेंट के साथ और मुझे स्ट्रेंथ निकाल के दे, वो बेचारा तो पूरा रिएक्ट नहीं कर पाता। ये पानी जो ये छिड़काव कर रहे हैं वो रिएक्ट कर जाएगा कंक्रीट के साथ। भाई ये बात समझ में नहीं आएगी उनको कि कंक्रीट बनाते वक्त कंक्रीट की क्वालिटी पे ध्यान देना है। क्यों, क्या क्या पढ़ा इन्होंने, अब देखना पढ़ते कैसे, पानी पढ़ा, वाटर क्वालिटी पढ़ा, बस वाटर क्वालिटी जहां आएगा, जहां कंक्रीट आया पानी की क्वालिटी आई, सर सॉल्ट नहीं होने चाहिए उसके अंदर, सॉल्ट, ये तो हमने पढ़ा था सर कॉलेज में, पानी क्वालिटी, बस ये तो पढ़ा है हमने। तो जहां कंक्रीट पानी क्वालिटी है सर, ये तो सर प्योर वाटर यूज करेंगे हम, विल बी यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर, क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी सर, कंक्रीट की क्वालिटी पे फर्क पड़ जाएगा, ये तो आपने ही बताया था। So sprinkling water on the concrete surface. Next is ponding of concrete surface. ये सबसे अच्छा तरीका है क्यूरिंग का। इट इज द बेस्ट मेथड अवेलेबल टू कैरी आउट द क्यूरिंग। इसको यूज किया जाता है स्लैब के लिए, इट इज बीइंग यूज फॉर द स्लैब। तो स्लैब के ऊपर बंस बना दिए, तो स्लैब के ऊपर बंद बना दिया जाता है, उसमें पानी को भर देते हैं, तो ये सबसे अच्छा तरीका निकल के आता है क्यूरिंग का। इट इज द बेस्ट मेथड अवेलेबल टू कैरी आउट द क्यूरिंग। स्टीम क्यूरिंग, स्टीम क्यूरिंग तो बताया नहीं है बेटा अभी मैंने आपको, कहाँ है स्टीम क्यूरिंग, बताओ इन चारों पॉइंट में कहाँ पर है। मेरे ख्याल से शुरू से क्लास लगा रहे हो, और आज की क्लास में ही 39 मिनट्स 49 सेकेंड्स हुए हैं, कम से कम मैं 10 बार तो बोल चुका हूँ। भैया खत्म तो हो जाने दो। हाँ भैया आपका प्रोजेक्ट था, पर अभी तक आई कहाँ पर है वो बात। So ponding of concrete surface. Next of the method available. Next of the method available is application of curing compound. Application of curing compound. अब क्या करो, कंक्रीट के सरफेस के ऊपर क्यूरिंग कंपाउंड लगा लो। अब क्यूरिंग कंपाउंड को सबसे सिंपल तरीके से समझने का तरीका, सबसे सिंपल तरीके से समझने का तरीका है भैया, एक इम्परमिएबल लेयर बना दो कंक्रीट के ऊपर। जैसे समझाने के लिए मैंने बताया, ये कंक्रीट है, कंक्रीट के अंदर वॉइड में ये पानी पड़ा हुआ है, मुझे इस पानी के लॉस को रोकना है, रोक दिया पानी के लॉस को, इसके ऊपर पन्नी चढ़ा दी, पहनते हो रेनकोट बारिश हो जाने के लिए, इसको रेनकोट पहना दिया हमने, आओ पानी अब, तो वो रेनकोट जो ऊपर से पानी गिर रहा है उसके कांटेक्ट में नहीं आने देता आपको, ये रेनकोट जो कंक्रीट के अंदर पानी है इसको बाहर नहीं जाने देता, बस ये फर्क है। तो उसी प्रिंसिपल को यूज कर लिया, क्यूरिंग कंपाउंड लगा दिया इसके ऊपर, वी अप्लाई अ लेयर ऑफ क्यूरिंग कंपाउंड ओवर दिस। सो एप्लीकेशन ऑफ क्यूरिंग कंपाउंड लाइक खूब सारे एग्जांपल हैं। एग्जाम्पल है हमारे बिटुमन, एग्जाम्पल है हमारे पास टार, एग्जाम्पल है हमारे पास एक्रीलेट, एग्जाम्पल है क्लोरीनेटेड रबर, एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास भी बोला जाता है, may also be termed as water glass। एग्जाम्पल है हमारे पास लिंसीड ऑयल, ये सारे हमारे क्यूरिंग कंपाउंड्स हैं।
So all these are curing compounds. Again, as per the suitability, anyone can be used. Next is accelerated curing. So next of the curing is एक्सेलरेटेड क्यूरिंग. फिर से नाम में लिखा हुआ है. आपने क्या कर दिया? क्यूरिंग को एक्सेलरेट कर दिया. क्यूरिंग को एक्सेलरेट कर दिया मतलब जो पानी हमने हाइड्रेशन के लिए मिलाया हुआ है, मुझे इसके लॉस को रोकना था. चलो, मुझे इसके लॉस को रोकना था और इसको कंज्यूम करवाना था किसके अंदर? हाइड्रेशन के अंदर ही. क्या कंसेप्ट लगाया इसमें ये कंसेप्ट लगाया मैंने, हाइड्रेशन ही जल्दी करवा दी. मतलब पानी को जल्दी कंज्यूम करवा लिया थ्रू कंक्रीट. अब पानी को जल्दी कंज्यूम कैसे करवाया? हाइड्रेशन की रेट बढ़वाई. हाइड्रेशन की रेट कैसे बढ़वाई? टेम्परेचर ही बढ़ा दिया. आई इंक्रीज द टेम्परेचर. टेम्परेचर कैसे बढ़ाया? दो तरीके हैं. स्टीम पास कर दी उसके ऊपर से, दूसरा इंफ्रारेड रेस को पास कर दिया. So by increasing the temperature, we increase the rate of hydration. By increasing the rate of hydration, water is consumed comparatively earlier. इसका मतलब पानी के लॉस होने के चांसेस क्या कर दिए? घटा दिए. तो इससे आपको क्या होगा? फायदा क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा, पहला एडवांटेज, क्यूरिंग जल्दी हो जाएगी. पहला एडवांटेज, आप क्यूरिंग को क्या कर सकते हो? पहला एडवांटेज, आप क्यूरिंग को क्या कर सकते हो? जल्दी खत्म कर सकते हो. तो बोल रहे थे पीछे 10 दिन वो नॉर्मल क्यूरिंग का टाइम था. जो पीछे 10 दिन बोला वो हमारे नॉर्मल क्यूरिंग का टाइम था. आप उससे भी जल्दी क्यूरिंग को खत्म कर सकते हो यहाँ पे. क्लियर चीज. नेक्स्ट, जब हाइड्रेशन की रेट बढ़ी तो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ क्या हुआ? जब हाइड्रेशन की रेट बढ़ी तो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ क्या हुई? वो भी इंक्रीज हो गई. इसका मतलब आपको क्या होगा? अर्ली एज में ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगी. आपको अर्ली एज में क्या होगा? ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगी. तो ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, क्या होगा? रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ मिल जाएगी. क्लियर चीज. रिपीट करना है इसमें से कुछ भी. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेटेड क्यूरिंग से कंक्रीट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता. कंक्रीट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतनी की तो नहीं मिलेगी. रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. पर दिक्कत ये है, जब हम टेम्परेचर बढ़ा के बाइंडिंग को जल्दी करवाने की कोशिश करते हैं, टेम्परेचर बढ़वा के बाइंडिंग को जल्दी करवाने की कोशिश करते हैं, जो फ्रिक्शन है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता. अगर पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन डेवलप नहीं हुआ, कमेंट अपॉन शेयर स्ट्रेंथ. अगर मैंने टेम्परेचर बढ़वा के रेट ऑफ हाइड्रेशन को बढ़ा दिया पर फ्रिक्शन की वैल्यू कम पड़ जाती है, कमेंट अपॉन दी शेयर स्ट्रेंथ, वो रिड्यूस हो जाती है. तो उसका ड्रॉबैक है. एक्सेलरेटेड क्यूरिंग में हमारी कंक्रीट की शेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है. द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट रिड्यूसेस. क्लियर चीज. तो लिख दो सारे पॉइंट. तो स्टीम क्यूरिंग हो गया, इंफ्रारेड क्यूरिंग हो गया. So first point of reference, it is done for concrete. It is done for concrete having water cement ratio in range of 0.3 to 0.5. Next point of reference, by passing steam or infrared rays, temperature of the concrete is increased. Temperature of the concrete is increased, which increases what? Rate of hydration. Thereby क्या बढ़ जाएगा? Thereby consumption of, thereby faster consumption of water for hydration takes place. For hydration takes place. पानी की कंजप्शन क्या हो जाती है?
जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट, साथ में और क्या लिख सकते हो? जो एडवांटेज और ड्रॉबैक बताए वो लिख सकते हैं। तो एडवांटेज, इट ऑल्सो इंक्रीजेस rate of gain of strength without affecting what? Without affecting ultimate strength. Without affecting ultimate strength. But reduces shear strength of the concrete. Shear strength of the concrete. अब बताओ, क्यूरिंग में से पूछ रहा हूं। अब मेरी तरफ से क्यूरिंग मैंने पूरी बता दी है। क्या बता दूं तुम्हारा? फर्स्ट स्लाइड, हाउ फ्रिक्शन इज डेवलप्ड। फ्रिक्शन इज ऑलवेज इन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। डेवलप नहीं होता है फ्रिक्शन, टेम्परेचर बढ़ने से कम हो जाता है फ्रिक्शन। दो चीजों के बीच में हमेशा फ्रिक्शन होती है, बिकॉज फ्रिक्शन इज ड्यू टू अडहेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो अभी जो आपने हाथ में पेन पकड़ रखा है, आपके हाथ और पेन के बीच में फ्रिक्शन है। क्यूरिंग नहीं करे तो, क्यूरिंग नहीं करे तो लो, आपके लिए लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है। अगर समझ में आ जाती है अंग्रेजी, अच्छी बात है। नहीं समझ में आती तो बोलो हिंदी में अनुवाद करके बताओ। ये देखो लिखा हुआ है। तो अगर इंग्लिश समझ में आती है अच्छी बात है। अगर ये इंग्लिश पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आया तो हिंदी में अनुवाद करके देता हूँ कि अगर क्यूरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो जब ये बता रहा था क्या कर रहे थे? 5 डिग्री टेम्परेचर कम नहीं है। क्यों कम है भाई? ज्यादा है बहुत 5 डिग्री तो। भाई 5 डिग्री टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, कम कहां से आ गया? कहाँ, किससे बोल रहे हो 5 डिग्री टेम्परेचर कम है? मतलब किससे कंपेयर कर लिया इस चीज को? किस चीज से कंपेयर किया? मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आया आपकी बात कि 5 डिग्री टेम्परेचर कम है। ये मैं क्यों इस एक्सरसाइज को कर रहा हूं? ताकि आपके दिमाग से सारी फालतू चीजें निकले बाहर। मतलब मेरे को आपने बोला 5 डिग्री टेम्परेचर कम है, मैंने तो बोला भैया बहुत ज्यादा है। ये किसके कंपैरिजन में बोल रहे हो 5 डिग्री कम है? मतलब मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आया कि आपने किसको, मतलब दिमाग में ऐसी क्या चीज आई कि आपको लगा यार 5 डिग्री तो बहुत कम है। 5 डिग्री भाई बहुत ज्यादा टेम्परेचर है ये। हाइड्रेशन स्टार्ट होता है -11 डिग्री सेल्सियस से। 5 डिग्री टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा रखा हुआ है मैंने। अभी आगे आएगा ये कि हाइड्रेशन कितने टेम्परेचर पे होती है स्टार्ट। -10 से लेके -12 डिग्री सेल्सियस के बीच में हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है हमारी। फिर से आगे का टॉपिक है, पर चुल तो है ही हमें हर चीज की। और कुछ पूछना हो? अब बताओ क्या बताना है क्यूरिंग के बारे में। कोई मन में रह गई हो, कोई कसक रह गई हो मन में क्यूरिंग के बारे में? कहाँ है वो डिस्टिल्ड वाटर? नोटेड। छठा, नेक्स्ट इज टर्म्ड एज फिनिशिंग, लास्ट ऑपरेशन। The last of the operation involved in the manufacturing of the concrete is termed as finishing। जो आखिरी ऑपरेशन है उसको हम बोलते हैं फिनिशिंग।
सो फिनिशिंग नाम में लिखा हुआ है फिनिशिंग। तो वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करें, वो प्रोसेस जिसमें हम कंक्रीट के टॉप सरफेस को लेवल कर देते हैं या स्मूदन अप कर देते हैं, उसको लेवल कर देते हैं या स्मूदन अप कर देते हैं ताकि आपको डिजायर्ड अपीयरेंस मिल जाए, इसको बोला जाता है फिनिशिंग। तो प्रोसेस ऑफ लेवलिंग और स्मूथनिंग द टॉप सरफेस ऑफ द कंक्रीट इज टेक्निकली टर्म्ड एज फिनिशिंग। इसको टेक्निकली फिनिशिंग बोला जाता है। सबने देखी होगी फिनिशिंग करते हुए। So we'll say it is defined as process of it is defined as process of leveling or smoothing of top surface, leveling or smoothing of top surface of freshly placed concrete to achieve desired appearance. To achieve desired appearance. To achieve desired appearance. तो वो प्रोसेस जिसमें हम लेवलिंग करें, स्मूथनिंग करें टॉप सरफेस की ताकि आपको डिजायर्ड अपीयरेंस मिल जाए, इसको फिनिशिंग बोला जाता है। अब ये तीन स्टेज में होती है, सो इट इज डन एज फॉलोज। पहली स्टेज स्क्रीडिंग, दूसरी स्टेज फ्लोटिंग, तीसरी स्टेज ट्राउलिंग। तो तीन स्टेजेस में की जाती है हमारी फिनिशिंग वर्क। अब पहली स्टेज है स्क्रीडिंग। अब स्क्रीडिंग का मतलब क्या होता है? The process of the screeding means the process of striking of the extra concrete from the top surface of the placed concrete। तो जब कंक्रीट को अप्लाई किया जाता है, अप्लाई करते वक्त ज्यादा कंक्रीट अप्लाई हो जाता है सरफेस के ऊपर। जैसे एग्जांपल मान लो एक कॉलम का टॉप सरफेस है मेरा, ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको। जब आपने कंक्रीट को अप्लाई किया ना, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। ये है सिचुएशन, दिस इज द सिचुएशन। तो सबसे पहले तो स्क्रीडिंग करेंगे। अभी स्क्रीडिंग का मतलब क्या है, देखा होगा आपने, वो चीजल उठाता है, चीजल से खुरचता रहता है कंक्रीट के सरफेस को मेसन। तो जो एक्स्ट्रा कंक्रीट है उसको पहले हटाया जाता है। तो वो प्रोसेस जिसमें हम कंक्रीट के एक्स्ट्रा पोर्शन को हटा दें हमारे फिनिश्ड सरफेस के ऊपर, उसको हम बोल देते हैं स्क्रीडिंग। तो ये पहली ऑपरेशन निकल के आती है, फर्स्ट ऑफ द ऑपरेशन। अब जब आप इस एक्स्ट्रा कंक्रीट को हटाओगे, अब होते तो एग्रीगेट ही है, कंक्रीट का मतलब क्या, मिक्सचर ही तो है, सीमेंट का, फिर बाइंडिंग मटेरियल हो गया, फिर फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, इन सब का मिक्सचर ही तो होता है। अब जब आप स्क्रीडिंग कर रहे होते हो, जब मैंने स्क्रीडिंग करी, ये सिचुएशन निकल के आ गई लो। तो जब मैं एक्स्ट्रा कंक्रीट को हटाने बैठा, एक्स्ट्रा कंक्रीट को हटाने के बाद ये कहानी निकल के आई, दिस इज द सिचुएशन। वो एग्रीगेट जब जब यहां से ग्रेवल बाहर निकलेगी तो नीचे वाले पोर्शन से भी तो निकल जाएगी। तो कहने का मतलब है स्क्रीडिंग करने के बाद आपका सरफेस क्या हो जाता है, इररेगुलर हो जाता है। तो जो भी इररेगुलरिटी है उसको भरा जाता है। यानी इसके ऊपर आप क्या लगाते हो, मोटार लगाते हो। इसको क्या बोला जाता है फिर? इसको फ्लोटिंग बोला जाता है। फ्लोटिंग की जाती है, वुडन फ्लोट भी आता है और मेटेलिक फ्लोट भी आता है। जरा पिक्चर निकाल देना फ्लोट की, समझ में आ जाएगा। इस तरीके का होता है फ्लोट, सबने यूज होते हुए देखा होगा। ये होता है फ्लोट, तो मेसन कर रहा होता है ये फ्लोटिंग। तो इसके ऊपर लगाएगा मोटार, फिर फ्लोटिंग कर रहा होगा। इसका मतलब सरफेस को स्मूथ बना रहा होगा, इरेगुलरिटी को फिल कर रहा होगा। और लास्ट ऑपरेशन क्या होती है? द लास्ट ऑफ द ऑपरेशन इज टर्म्ड एज ट्रैवलिंग। The final operation of the finishing after all the excess concrete is being removed is technically termed as traveling। इसको टेक्निकली ट्रैवलिंग बोला जाता है। तो तीन ऑपरेशन में होती है हमारी फिनिशिंग वर्क, स्क्रीडिंग होती है, फ्लोटिंग होती है और ट्रैवलिंग होती है। अगर रियल पिक्चर मिल जाती तो शेयर कर देना।
अगर इन ऑपरेशंस की रियल पिक्चर मिल जाती है तो एक बार शेयर कर देना, शेयर द रियल पिक्चर। तो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट, इसको टेक्निकली बोलते हैं फ्लोटिंग। तो दिख रही है इरेगुलरिटी सरफेस के ऊपर, तो वो प्रोसेस जिसमें इस इरेगुलरिटी को हटाया जाए इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग। ट्रैवलिंग, जब सारी एक्सेस वाटर वेपराइज कर जाती है, when all the excess water vaporizes from the surface, the last operation of the finishing is technically termed as troweling, उसको troweling बोला जाता है। ये लो, this is termed as floating। अब इस पिक्चर में दिख भी रहा है कि पानी अवेलेबल है वहां पे सरफेस पे, यू कैन प्रैक्टिकली सी दी वाटर विच इज अवेलेबल ओवर दी सरफेस। अब जब फ्लोटिंग करोगे, फ्लोटिंग करके इरेगुलरिटी तो हट जाएंगी, फिर जब एक्सेस वाटर वेपराइज कर जाएगा सरफेस से, उसके बाद जो आपने लास्ट ऑपरेशन करी हुई है सरफेस को स्मूथ बनाने की, उसको हम ट्रैवलिंग बोल देते हैं। दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज ट्रैवलिंग। डन। चलो बाकी कल करते हैं फिर। मैन्युफैक्चरिंग खत्म, कल 2 क्लास है, 2 होंगी। इन्वायरमेंट क्लास है, हाँ बिल्कुल है। देखो ग्रुप पे लिंक शेयर तो किया मैंने।